अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। और आज बात करेंगे हम 8 अप्रैल 2024 को रूनमा होने वाले सूरज ग्रहण की। चूँकि ये असरात के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत का हामिल है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके असरात क्या हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे चल के बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से किया हुआ तो थैंक यू वेरी मच। फिर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपकी जो आरा है वो हम तक पहुँचे, आप उसके मुताबिक फिर अपनी पॉलिसियों को या अपने तरीक़ाकार को बेहतर करने के, ताकि जैसे आपको अच्छा लगे वैसे हम करने की कोशिश करें। तो बात करते हैं सूरज ग्रहण की। पाकिस्तान में जो इस ग्रहण का आगाज़ है वो रात को 8:42 पे होगा। 8 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। तो जबकि इसका इख्तिताम जो है चूँकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी, 9 अप्रैल को आधी रात के वक्त जैसे 1:52 पे लगभग 2 बजे के करीब होगा। इस ग्रहण का टोटल जो दौरानिया है, ड्यूरेशन है, वो 5 घंटे और 10 मिनट की होगी। लेकिन याद रखिएगा कि आप कहेंगे सूरज ग्रहण की बात कर रहे हैं और रात का टाइम बता रहे हैं, तो पाकिस्तान में चूँकि ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा, और लेकिन जिन जिन इलाकों में ये नज़र आएगा उनके बारे में अभी बात भी करेंगे। और चाहे ग्रहण दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसके असरात जो है ना वो बहुत ज़्यादा, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में होते हैं। हाँ, उसकी शिद्दत में कमी बेशी ज़रूर हो जाती है। 8 अप्रैल जो 2024 का रूनमा होने वाला जो सूरज ग्रहण है वो अपने असरात के लिहाज से 8 अप्रैल 1986 और 8 अप्रैल 2005 में जो लगने वाले सूरज ग्रहण जो है ना, उनके असरात को दोबारा से सामने लाने का सबब बनेगा। चूँकि ये पहले वाले जो ग्रहण थे, ये दोनों ग्रहण भी बुर्ज हमल में लगे थे, और अब उसके हकीकी तौर पे उसके जो असरात हैं वो भी यूँ समझ लीजिएगा कि 18 साढ़े 18 साल का जो फेज़ है वो वापस रिपीट होने जा रहा है। और इसकी डिग्री अगर देखी जाए तो दोनों ग्रहण जो पिछले भी तो लगभग 19 डिग्री के करीब ही थे, और 18 सालों के बाद चूँकि जो सूरज ग्रहण होता है ये बुर्ज हमल में वापस आ जाता है 18 साढ़े 18 साल। और इसके असरात जो होते हैं वो ग्रहण के रूनमा होने से पहले लगभग शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 3 साल तक तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि उस दौरान आप क्या करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में अभी बात करते हैं। आप देखते जाइएगा। और 3 साल की जो आप पॉलिसियाँ इख्तियार कर लेते हैं और फिर जो आपके बनाए हुए मनसूबे होते हैं, आपने जो डायरेक्शन इख्तियार की होती है, जो यानी को कारोबार शुरू किया हुआ या बाकी चीज़ें हैं, तो वो अगले 15 साल फिर वही सिलसिला जो ना आपके साथ साथ चलता है। अगर अच्छे फैसले हैं बहुत थे तो उसके अच्छे नताइज आएंगे, और 19-20 हो गई, कहीं गलती हो गई तो उससे नताइज भी अगले 15 साल में ही आपको भुगतना पड़ेंगे। बुर्ज हमल जो है उसमें अगर उसको देखा जाए उसके मुताबिक पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के ज़ायचे का ये 12वां घर बनता है। तो 12वां घर जो कि अब आप कहेंगे जी वो तो बुर्ज हौद का होता है, तो बुर्ज हौद का ताल्लुक जो होता है वो किन चीज़ों से, छुपी चीज़ों से, ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसको उर्दू में तहलील नफ्सी कहते हैं, यानी आपकी ज़ाती हैसियत में जो तब्दीलियाँ आती हैं, आपकी ज़ात में, सोच में, आपके कारकर्दगी में, आपकी एक्टिविटीज़ में, तो ये उसका ताल्लुक होता है। तो बेसिकली यूँ समझ लें कि इसका ताल्लुक मादी दुनिया से हट के रूहानी मामलात और लाशौरी जो ताकतें होती हैं, जो जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, ये उनसे ज़्यादा होता है। तो ये ग्रहण जो है चूँकि बुर्ज हमल में वाक़ हो रहा है। अब अगर हम बुर्ज हमल का ताल्लुक देखें तो उसका मालिक चूँकि मरीख है, तो जिसका ताल्लुक जो रियासी अदारों, फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट या ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले जो मुतल्लिक़ा मामलात होते हैं उन लोगों से होता है, जो ऐसे कामों से उनका सिलसिला होता है। तो पाकिस्तान के ज़ायचे में अभी थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा मैं वजाहत कर दूँ कि ये इस ग्रहण में कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आएंगी, कुछ ऐसे सियारचे आएंगे, कुछ ऐसी पोजीशनें आएंगी, कुछ ऐसी नक्षत्र आएंगे, यानी डिग्रियां आएंगी। तो उनके बारे में ज़रा बात करना ज़रूरी है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगर इसमें देखा जाए कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये जो 8 अप्रैल का ग्रहण है, इसका जो ये बुर्ज हौद में रिवाती नक्षत्र जो है ना उस पर लगेगा। तो जब चांद, सूरज और राहु बुर्ज हौद के 16 से 30वीं डिग्री के दरमियान में एक साथ होते हैं, यानी 16 से 30 के दरमियान में, तो इसे रिवाती नक्षत्र या वो मुकाम या वो पोजीशन कहा जाता है कि, और ये चूँकि मौजूदा ग्रहण जो ये 20th यानी 20वीं डिग्री पे हो रहा है। तो इस सूरज ग्रहण की एक और जो है वो नज़र बन रही है, एक सियारचा है, वो उसको एक्रेस कहा जाता है। और एक्रेस की भी बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि ये यूनानी जो देवमाला है उनकी जो किस्से कहानियाँ फर्जी और जो पुरानी मिथ उनकी चली जा रही है, क्लासिकल जो है, तो ये एक्रेस जो है ये ऐसा करैक्टर है कि इसके बाप ने इसको बहुत ज़्यादा
तरक्की के काबिल बनाया, यानी हवा में उड़ने के काबिल भी बना दिया। और उसको कहा कि यार अपने लेवल पे रहना, लेकिन ये उड़ते उड़ते बस ज़्यादा ही थोड़ा सा घमंड में आ गया और उसको अपनी ताकत पे ज़्यादा हुआ, तो वो चलते चलते ऊपर, जितना ऊपर गया तो एक वक्त आया कि वहाँ जाके फिर इसके जो वो केमिकल लगा हुआ था या मटीरियल लगा हुआ था, यानी मोम कहा जाता है, अगर वो थी तो वो सूरज की गर्मी से पिघलना शुरू हुआ और वहाँ से फिर ये गिरा और इतनी ज़्यादा गहराइयों में गिरा कि सीधा समंदर में गिरा और गहराइयों में कहीं जो है ना दफन हो गया, हलाक हो गया। तो इसका मफहूम यह है कि अगर लापरवाही और मुहतात रवि इख्तियार ना की जाए या घमंड और गुरूर ज़्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में जो तबाही आती है वो जानलेवा होती है, उसमें फिर मार्जिन कोई नहीं होता। तो यहाँ भी यही इंतबाह हो रहा है। इस ग्रहण का सबसे बड़ा सबक भी यही हो रहा है कि एक्रेस की तरह जो भी किरदार इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ख़तरात मूल ले रहे हैं, लापरवाहियाँ इख्तियार कर रहे हैं, जज्बातीपन है, हदूदों को यूद की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, किसी चीज़ को वो बिल्कुल ख़ातर में नहीं ला रहे, तो यूँ समझ लीजिएगा फिर उनका अंजाम भी एक्रेस की तरह होने वाला है। और इसके लिए ये फौरी तौर पे नहीं है, अगले कम से कम 2-3 साल में ये सारा कुछ आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। ग्रहण का चार्ट जो है, अगर उसको चार्ट बनाया जाता है जैसे जायचा बनता है, तो ग्रहण का जायचा कह लें आप, तो उसके मुताबिक इसकी जो मौजूदगी है वो ज़ाती और आलमी सतह पर गैर ज़रूरी तौर पर अंजाम देने वाले काम या गैर ज़रूरी ख़तरात मूल लेने वाले जो मुतलका अफराद हैं या ऐसे वाक़यात हैं, हालात वाक़यात हैं, ये उनके मुतलका समझा जाएगा। इसलिए इस पे ज़रा तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको जंग या तनाज़ात के तनाज़ुर में इस 19-20 डिग्री पर लगने वाले बुर्ज हमल में जो सूरज ग्रहण था, इसको अगर एक जदीद जो है ना वो नया तरीक़ाकार है, जिसको 1925 में 2 माहिरीन नजूम और माहिरीन रूहानियात जो थे उन्होंने मिलकर तरतीब दिया था और इसकी कुछ सिंबॉलिक चीज़ें बनाई थी, सिंबल बनाए थे, कुछ अलामात तरतीब दी गई थी, जिसको हम जो है ना सैबियन जो है ना वो सिंबल्स के नाम से पुकारते हैं। अब इसके मुताबिक देखा जाए तो जिस मुकाम पे या जिस पोजीशन पे आता है उसका नाम उन्होंने जैसे नक्षत्र है इसी तरह इसका नाम रम्ज़ रख दिया गया। तो जो इस वक्त देखा जाए तो मौजूदा जो यह ग्रहण लग रहा है ना, जिस वहाँ जो अलामत बनी हुई है वो एक नौजवान लड़की की, जो सर्दियों के मौसम में जब खाने पीने की किल्लत होती है तो वो परिंदों को खाना खिला रही है, लेकिन बड़े जोश और जज्बे के साथ ये काम कर रही है। तो इसका मतलब ये लिया जाता है या लिया जा रहा है, इस वक्त भी समझा जाएगा कि मुसीबत, अफरा तफरी और तबाही के दरमियान में भी या दौर में भी हमदर्दी, देखभाल और इंसानियत और एहसान को बरकरार रखने की जो अहमियत है उसको उजागर करने वाली ये अलामत है। जंग के औकात में इस अलामत को तनाज़ात से मुतासर होने वाले ख़ास तौर पर कमज़ोर आबादियों जैसे बच्चों, पनाहगज़ीनों और आम शहरियों के लिए हमदर्दी और मदद की अलामत या इस्तारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मजमूई तौर पर ये सैबियन अलामत हमारी मुश्तरका इंसानियत और एक दूसरे का ख्याल रखने की अहमियत की जो एक ताकतवर अलामत है। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अहम मामला है वो इसराइल का चूँकि चल रहा है, पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, जो कुछ वो कर रहा है, तो उसका जो अहम किरदार है वो है इसराइल। और इसराइल की जो क़याम की तारीख़ है वो 14 मई 1948 को। अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो इसराइली जायचे का जो चाँद है ना, यानी चूँकि जैसे सूरज है इसी तरह चाँद भी आपके जायचे में आएगा, तो चाँद जो है वो इसकी क़याम के वक्त जो है ना रिवाती नक्षत्र में था। इसीलिए चाँद के जो आपने अक्सर सुना होगा कि इसराइली वो सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इसकी वजह ये होता है कि चाँद जो होता है वो किसी की मुल्क, कोई भी मुल्क अगर है तो उसकी जो भी उस मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनकी इज्तिमाई नफ्सियात जो होती है, अवामी जज्बात होते हैं और अपने इलाके की जो भी उस मुआशरे की हदूद क़ुयूद होती हैं या सरहदें होती हैं या उसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना, तो उनकी नुमाइंदगी करता है। तो और ये जो है ना चूँकि बुर्ज हौत में ये बिल्कुल आखिरी डिग्री पे होता है और यहाँ वैसे ही बुर्ज हौत में आपको पता है आखिरी बुर्ज है तो फिर वापस अगला चक्कर शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये होता है जितने भी ये चक्कर चल रहे होते हैं, यानी एक से दूसरा बुर्ज, तीसरा बुर्ज, वहाँ ये बिल्कुल इसका खात्मा हो जाता है। तो ये रिवाती नक्षत्र जो कि बिल्कुल सारे स्टार का यूँ समझ लें कि घूमते घुमाते बुर्ज हौत के आखिरी डिग्री पे होता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इसको कहा जाता है और इसके असरात को भी, क्योंकि इस नक्षत्र में क्या होता है कि ताकत और तवानाई जो भी किसी जगह इकट्ठी होती है ना, उसको एकदम से वो ब्लास्ट होती है, खुल के सामने आती है, जैसे क्या कहते हैं आतिशफशां जैसे को फट जाता है। तो इसी तरह और इसके जो असरात होते हैं वो तवील मुद्दत के लिए, फिर ताकत का जो तवाज़ुन होता है उस खित्ते में, उस मुआशरे में या उस फैमिली में या उस जो भी सिस्टम चल रहा होता है उसमें, तो उसको बहुत ज़्यादा वो अदम तवाज़ुन जो है ना उसका सबब बन जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ग्रहण के लिहाज से इसराइल के लिए ख़ासा मुश्किल वक्त जो है ना वो साबित होगा।
तो अगर हम वैसे ग्रहण के बारे में बात करें कि ग्रहण से मफहूम क्या लिया जाता है, तो कदीम ज़माने से जो सूरज ग्रहण जो है उसको ज़्यादातर जो हुक्मरानों के मुतल्लिक़ जो मसाइब या पेश उनके लिए सख्ती का ये यानी समझा जाता है, इसको ये सख्ती की अलामत होती है। तो सूरज ग्रहण से कहा यह जाता है कि हुक्मरान जो होता है अपने इक़्तिदार से महरूम हो जाते हैं, सख्त मुश्किलात की ज़द में आ जाते हैं। और जबकि इसके मुकाबले में अगर हम चांद ग्रहण को देखें तो उसका ताल्लुक़ जो है अवाम से होता है, उसके जज्बात से, जो भी सिलसिले अवाम से मुतल्लिक़ होते हैं। तो जब सूरज ग्रहण लगता है तो हुक्मरानों की ताकत भी कम हो जाती है, और इस ताकत की कमी की वजह जो है ये समझा जाता है, लोग भी इसको मानते हैं कि जो सूरज ग्रहण होता है वो हुक्मरानों के लिए फिर कतन अच्छा साबित नहीं होता। ये सूरज ग्रहण जो कि बुर्ज हमल में लग रहा है, बुर्ज हमल का ताल्लुक़ जो कि जंग जदल, ज़ोर ज़बरदस्ती और मार कुटाई और अमली इक़दामात से होता है। तो इसलिए जो हुक्मरान भी इस वक्त जंग जदल में मसरूफ़ हैं, जैसे इसराइल के साहब हैं जो नेतन्याहू हैं, रूस के व्लादिमीर पुतिन हैं जो कि अभी 25 साला सिल्वर जुबली मंगा के दोबारा से फिर सदर मुंतखब हो गए हैं, यूक्रेन का ज़ेलेंस्की है, या अमेरिकी सदर है जो कि हर दुनिया की हर जंग में कहीं ना कहीं आपको मुलव्वस नज़र आता है। तो इस ग्रहण का जो ताल्लुक़ है वो चूँकि अमेरिका पे डायरेक्ट इसके असरात है और उसी खित्ते में जो कि ये लग रहा है, तो इस वजह से ये ज़्यादातर जो इसके असरात हैं सबसे ज़्यादा इन हुक्मरानों में वो बाइडन साहब पे आएंगे। जो बाइडन क्या होता है इसके मुताबिक जो है ना, ये हमारे हुक्मरान चूँकि उनसे रिलेटेड हैं सारे, तो इसलिए अवाम और अवामी ख्वाहिशात जो होती हैं, अगर उनसे कोई हुक्मरान जो है ना मुसलसल जंग की हालत में चल रहा है तो फिर उसके लिए भी ये मामलात इसी तरह से होते हैं, चाहे वो अवाम का ताल्लुक़ हो, चाहे वो किसी और कौम का ताल्लुक़ हो। अगर हम थोड़ा माजी की तरफ चलें, यानी पिछले 2 ग्रहणों को ले लें अगर हम, तो यानी 1986 में, 1986 में और 2005 में दुनिया के हालात वाक़यात क्या थे, अगर उसका जिक्र हम करेंगे तो या उसके चंद सालों के बाद हालात कैसे तब्दील हुए, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा पाकिस्तान का जिक्र भी इसी में आएगा, या हम चूँकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के बारे में ही जो बात करना बेहतर लगता है, और उसके भी फ़ायदा उठाना इसी चीज़ का नाम है, इल्म का फ़ायदा तो यही है। 86 में अमेरिका, और जब भी ये सूरज ग्रहण लगता है ना तो दुनिया में कहीं ना कहीं, दुनिया के किसी हिस्से में, किसी मुल्क में जंग ज़रूर चल रही होती है, ये भी इसका एक ख़ासा है। 1986 में अमेरिका और सोवियत यूनियन की जो सर जंग रूज पे थी, इसके नतीजे में अफ़गानिस्तान जो है वो मैदान जंग बना हुआ था। 2005 में भी यही सूरत हाल इराक़ और फिर अफ़गानिस्तान में भी हमें देखने को मिली, और इस वक्त अगर हम 2024 में देखें तो यूक्रेन, गज़ा और इस मुतल्लिक़ा इलाकों में होने वाली जंग की तबाहकारियाँ मिसालें तो और भी बहुत आ रही है, जैसे सूडान में भी अभी चल रहा है, हेटी वगैरह में भी ऐसे ही मामला चल रहे हैं, तो ये इसकी ख़बरें भी आप अपडेट सुनते रहते हैं। तो अगर आप इस ग्रहण का नक्शा बनाएं और उसको देखें तो कभी दुनिया के किस मुल्क के साथ इसकी क्या एंगल, क्या ज़ाविया बन रहा है, क्या नज़र बन रही है, तो देखेंगे कि ये ग्रहण जो इसराइल की जो ना, चूँकि 2 एंगल होते हैं, बुर्ज होते हैं ना, तो 2 मछलियाँ, तो उनको अगर हम देखें कि अगर लेफ़्ट राइट या उसको शिमाल जनूब का देखते हैं तो जो साउथ नोड है उसका, यानी केतु जो है वो दोनों वो उसको टच कर रहा है इसराइल के जायचे को। और इसराइल इसी तरह जब भी किसी ग्रहण में आया, उसकी हम जब भी अपने हमसायों से कोई जंगें हुई हैं तो उस वक्त भी यही कुछ सूरत हाल बनी होती थी, या वो शायद इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब ये हालात आएँ, ये सूरत हाल बने तो हम अपना काम करें। हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक छोटी सी कार्रवाई की, इसके जवाब में इसराइल ने वहशत और बर्बरियत के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं वो भुला नहीं सकते हम, और वो कभी भी टूट भी शायद ना सकें। यह ग्रहण जो है इस तनाज़े को कोई ख़ास रंग दे सकता है जिसमें तबाही किसी भी मुल्क की मुकम्मल तौर पे हो सकती है। और एक ख़ास बात यह है कि ये ग्रहण सबसे ज़्यादा अमेरिका की जो रियासत है टेक्सास, उसको जो मुतासर करेगा, जहाँ ऑलरेडी जो है ना वो अलहदगी पसंदी के जो रुझानात मौजूद हैं, और मुमकिन है कि अगले जो है ना कुछ अरसे में या 4-5 साल में आपको टेक्सास जो अमेरिकी यूनियन जो है उससे अलहदा होने का ऐलान भी कर सकता है। इस ऐलान का नतीजा क्या करेगा निकलेगा वो तो बात की बात है, मगर ग्रहण से पैदा होने वाले रुझानात जो हैं ऐसे वाक़यात की तरफ आपको जो है ना इशारे करते रहते हैं। 1986 और 2005 के ग्रहण की, सूरज ग्रहण की तरह इस वक्त भी ग्रहण जो है वो बुर्ज हमल में ही हो रहा है, जबकि नॉर्थ नोड यानी राहु जो है वो भी यहाँ मौजूद है, जबकि साउथ नोड केतु वो बुर्ज मीज़ान में है। अब राहु और यानी यूँ समझ लें कि बुर्ज हौत और बुर्ज हमल की ये एक सामना आ रहा है, तो इसकी वजह से हर 18 साल के बाद ग्रहण का दौर जो होता है वो अपने आप को दोहराता है, यानी रिपीट करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आलमी सतह पर और हमारी ज़िंदगियों में भी माजी के लगभग 18 साल या 18.5 साल का चक्कर दोबारा से शुरू होने जा रहा है।
तो अगर देखा जाए कि इस जायचे में अगर अलामती तौर पे, तो इसका एक हिस्सा जो है वो बुर्ज हमल में है जो जंग जदल से निस्बत रखता है, दूसरा जो हिस्सा है वो बुर्ज मीज़ान में है। यानी अगर किसी के दो पैर देखे जाएँ तो एक बुर्ज हमल में और दूसरा बुर्ज हौद में नज़र आएगा। अब बुर्ज हौद जो जैसे हम बुर्ज हमल जो है वो जंग जदल मार कुटाई और इसी तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती के मामला से है, जबकि बुर्ज मीज़ान जो है अदल इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है। तो इस ग्रहण के तहत हम पुरानी शराकत दारियों और माहदों को ख़त्म होता, नई शराकत दारियों और माहदों को जन्म लेता हुआ भी ज़रूर देखेंगे। और इसका एक नमूना तो अभी हमारे सामने है, स्वीडन और फिनलैंड जो नीटो में शमूलियत जो है ना वो इख्तियार करने की तरफ जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन जो है वो जब जंग हुई है रशिया के, तो उसके बाद क्या हुआ है कि रशिया ने G8 ममालिक की जो तंजीम है उससे दस्तबरदारी कर ली है, उसमें अपने आप को अलग कर लिया है और पुरानी शराकत दारियाँ जो है ना इसी तरह से ख़त्म होती भी आपको नज़र आएंगी। इसके साथ साथ ग्रहण के जो दौर या साइकिल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आप को दोहराते चले जाते हैं, तो इसी तरह अगर हम 1949 से 48 के दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक देखेंगे यहूदियों के लिए उन्होंने एक अलग रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान किया। तो जब 1949 में फ़लस्तीन का 52% जो था फ़लस्तीनियों के पास था, जबकि ये आहिस्ता आहिस्ता छीन के सारा कुछ इसराइलियों के हवाले कर दिया गया। कदीम जो फ़लस्तीन के बाशिंदे तो उन पर तो क़यामत ही टूट पड़ी ना। 400 के लगभग शहर, आबादियाँ, कस्बे उनके वीरान हो गए। वहाँ के जो फ़लस्तीनी थे उनको निकाल दिया गया। 7.5 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को दूसरे ममालिक, अरब ममालिक में पनाहगज़ी होना। ये वाक़या जो है फ़लस्तीनी इसे नकबा के नाम से आज भी याद करते हैं। इसके तकरीबन 18.5 साल के बाद जून 1967 में 1967 में अरब और इसराइल के मुताबिक अरबों का जो इत्तेहाद था उसमें और इसराइल के दरमियान में जंग शुरू हुई। 6 रोज़ा जंग शुरू हुई, यानी इसको 67 की वार कहा जाता है। इसराइल ने जंग में फ़तह की और मिस्र, उर्दन और शाम से जो बहुत सारे इलाके जो हैं वो छीन लिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि भी इसमें गोलान की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं जो शाम का हिस्सा थी। मगरबी किनारा, मगरबी यरूशलेम जो इस वक्त सारा मामला जहाँ चल रहा है, और गज़ा की पट्टी और सराय सिनाई जो इस वक्त मिस्र के पास है। ख़त्ते का 73% रकबा जो है वो इसराइल के कब्ज़े में लगभग चला गया था। मिस्र ने मुज़ाकरात करके बाद में सहरा सीना वगैरह जो है वापस ले लिए, जबकि बाकी हिस्सों पर इसराइल का कब्ज़ा आज भी बरकरार है और वो अपने हिस्से को, कब्ज़े को तोसी देता चला जा रहा है। और इस वक्त मौजूदा जो गज़ा की जंग है उसका भी आपने समझ लिया होगा अभी तक कि उसका भी मकसद यही है। तो 1986 में ग्रहण के जो अगले दौर का आगाज़ हुआ और इसके बाद 1987 में हमें फ़लस्तीन में इंतफादा की पहली तहरीक देखने को मिली। मैं सिर्फ ये ग्रहण के असरात आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि जब मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस व्यू पॉइंट जो है ना वो मेरा क्या है, मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ। तो एहतजाजी मुजाहरों, सिविल नाफरमानी और झड़पों पर मुश्तमिल इस तहरीक का मकसद इसराइल को फ़लस्तीन के मज़ीद इलाकों में यहूदी बस्तियाँ आबाद करनी, यानी उसको एक्सपेंड करने से, इसराइल का जो हदूद रबाब बताए जा रहे थे उसका वो बाउंड्रीज़ को, तो उसको रोकना था। और ये तहरीक लगभग 6 साल तक जारी रही थी। ग्रहण के इसी हिस्से में देखें तो अगले दौर का आगाज़ जो है वो 2005 में हुआ। तो इस मरतबा जो 2004 में, यानी कुछ अर्सा पहले ही इसके असरात आना शुरू हो गए थे। जब इसराइल में आलमी दबाव बढ़ गया तो गज़ा और उसके मगरबी किनारे से इसराइल ने क्या किया कि आबादकारों को बाहर निकाला जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ कब्ज़ा जमाया हुआ था। लेकिन इसराइल ने उन्हें निकाल तो लिया था, लेकिन क्या किया उसने, अब ये सबसे अहम वाक़या जो है कि उसने क्या किया, उस एरिया की इस तरह से नाकाबंदी कर दी कि वहाँ जो आज़ादी से नकलो हरकत करना भी मुश्किल हो गया। गज़ा का वाहिद जो बैनुल-अक़वामी अड्डा था वो तबाह कर दिया, हवाई अड्डा। तो इसराइली अफवाज के बगैर उन इलाकों में ना तो कोई जा सकता था ना आ सकता था। यहाँ रहने वालों की खुराक, बिजली, पानी, गर्ज, हर तरह की सहूलियत पर इसराइल का कंट्रोल था। यही वजह है कि इंसानी हकूक़ के कारकुन गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल करार देते थे और ये जेल दुनिया का सबसे खूनी मैदान इस वक्त बनी हुई है। अब ये ग्रहण जो इस वक्त लग रहा है ये पिछले अपने दौर को दोहरा रहा है, लेकिन इसमें फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास तौर पर और दुनिया के लिए क्या का जो है ना वो अंदर बिजलियाँ जो फटेंगी बाद में सामने आएंगी, पता नहीं क्या कुछ हालात बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। और चूँकि ये मुकम्मल सूरज ग्रहण है और इसका अंदाज़ा जो है ना आप कुछ अंदाज़ा फ़लस्तीनियों की हालत देख के अभी भी लगा सकते हैं। एक तरफ जंग जदल और दूसरी तरफ एकरस के ज़ेरे असर जो है लापरवाही, बहुत ज़्यादा गुरूर
और उस तरह का जो है ना किरदार का मुजाहरा करने वाले अफराद, वो हुक्मरान जो इस वक्त जंगजुदल में जो है ना मसरूफ़ हैं, मुलव्वस हैं, ताकत के नशे में बहुत ज़्यादा लापरवाह मगरूर हो गए हैं, इनके लिए ग्रहण कोई अच्छी खबर लेके नहीं आ रहा। ग्रहण के बाद 3 सालों के अंदर अंदर आप देखिएगा अपने और दूसरे मुल्कों के साथ जंगों में जो मुलव्वस हुक्मरान थे, उनका जो है ना वो मगरूर एक्रेस की तरह आसमान की बुलंदियों पे सफ़र करते हुए समुद्र में गिरकर हलाक होने जैसे जो मनाज़र हैं वो सामने आ सकते हैं, और कोई बड़ा लीडर अपने इक़्तिदार या अपनी ज़िंदगी से भी महरूम हो सकता है। इस वक्त अगर देखा जाए, सबसे पहले चूँकि अमेरिका पे बहुत ज़्यादा इसकी शदीद असरात आएंगे, तो उसी एरिया में ये हो रहा है, तो अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं, तो मुझे नहीं लग रहा उनके सदारत से अगर डोल या डामाडोल हुई है, मुमकिन तौर पर अगले सदारती इलेक्शन में वो अपनी कुर्सी पर जाते नज़र नहीं आते, उनके सदारत आती नज़र नहीं आती। हो सकता है इलेक्शन से पहले ही तकदीर का फैसला आ जाए। तकदीर का फैसला आवाम का नहीं है, ये तकदीर का फैसला हो सकता है। इनकी सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जबकि गज़ा जंग में इसराइल की हमायत की बिना पर उनकी जो बाइडन साहब की है जो वो बहुत ज़्यादा अवामी हमायत मकबूलियत जीती, उसके या उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, असर बहुत हुआ है। नौजवान ख़ास तौर पे उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। तो गज़ा की जंग के दौरान अमेरिका ने हर हाल में, चूँकि हर एतबार में इसराइल की जो हमायत की है, इसके बावजूद इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी कशीदगी चल रही है। अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर हुई कि जंगबंदी, अमेरिका ने वोट नहीं दिया, लेकिन इसराइल ने उसका भी बहाना बना के अपने जो मुजफ्फा कई अमेरिकी दौरे वगैरह थे उनके वफद के बंद कर दिए। और लेकिन इसके मुताबिक देखा जाए तो जैसे नेतन्याहू हुआ, नरगसियत, गुरूर, तकब्बर का मारा हुआ, खुद गर्ज बेहिस इंसान है, बहुत ज़्यादा बड़ा कसाई है, जो हज़ारों मासूमों का खून बहाने के बावजूद अभी तक रुकने को तैयार नहीं है। यह ग्रहण उसकी तबाही के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। अमेरिका और इसराइल में बाहमी कशीदगी बढ़ सकेगी। बरतानिया के शाह चार्ल्स जो हैं उनके लिए भी कोई दुखी जो खबर आ सकती है, क्योंकि प्लूटो जो है उनके चांद के साथ तरबीब बना रहा है, जो उनकी बादशाहत के लिए अच्छी खबर नज़र नहीं आ रही। इसके कैंसर में मुब्तला होने की खबर तो आप सुन ही चुके हैं। अब देखते हैं कि वो कितनी देर तक अपनी बादशाहत को आगे बढ़ा सकते हैं या अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। अगर अब इसको यहाँ अगर रोक के हम बात कर लें थोड़ी सी पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ी सी, तो अब देखिएगा कि 1958 में 19 अप्रैल को 28 डिग्री 36 दकीका पर जो सूरज ग्रहण था वो लगा। 27 अक्टूबर क्या हुआ कि 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया, जबकि 8 अप्रैल 1958 को बुर्ज हमल में 17 जो है ना वो डिग्री और 31 दकीका पर, यानी कम डिग्री उसके असरात कम थे, लेकिन वो सूरज ग्रहण जो था उसने इस सूरज ग्रहण के असरात को मज़ीद मुस्तकिल कर दिया और एक बहुत लंबा अरसा यानी 10 साल लगभग हमें जो है ना वो मार्शल लॉ भुगतना पड़ा। इसी तरह 28 में 68 को बुर्ज हमल में ही 8 डिग्री 25 दकीका पर सूरज ग्रहण लगा। उस वक्त क्या हुआ कि उसके असरात के तहत अयूब हुकूमत जो थी उसकी ज़ालमाना पॉलिसियाँ, इंतहा की महंगाई, अवामी हक़ों की पामाली की वजह से अवाम जो सड़कों पे जो निकलना शुरू हो गया। इस दौरान क्या हुआ कि सबसे जो काबिल ज़िक्र बात है, इसका अपने ख़ास ख्याल रखना है कि नौजवान सियासी क़यादत जो है ना वो मंजर आम पे, जिस एक तरफ पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और शेख मुजीबुर रहमान जो है मशरक़ी पाकिस्तान में थे। तो इस क़यादत की पुरअज़म और जोशीली पॉलिसियाँ जो थे उसका जवाब जो है मद्दे मुकाबल जो उनके मुकाबले में ग्रुप थे वो सारे बूढ़े थे, मिचोर थे, बाबे थे सारे, तो उनके पास उन पॉलिसियों का कोई जवाब ही नहीं था। तो वह यहाँ से क्या हुआ कि एहतजाजी हंगामे शुरू हुए, अयूब खान इक़्तिदार से अलहदा हुआ, नए इंतखाबात की बुनियाद बनी। और काबिल ज़िक्र बात जो है नौजवानों का किरदार यहाँ इस तरह सामने आया कि जो उन हंगामों में 239 अफराद जो है ना वो मारे गए, बेचारे अपनी जान से गए, और उसमें 90% से ज़्यादा जो नौजवान थे। और इसके साथ ही सूरज ग्रहण ही नहीं बल्कि चांद ग्रहण भी बड़े मोहलक और बड़े बर्बादी जो है ना वो फैलाते हैं। तो इसका एक मिसाल मैं दूंगा, चूँकि बुर्ज हौद जो आबी बुर्ज है, चूँकि उसमें 7 मई 1970 को चांद ग्रहण जो है ना वो लगा, जिसके असरात की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान जो है उसमें एक अजीम और तारीख़ी सैलाब आया, जिसमें लगभग 11 लाख के करीब इंसान जो है वो डूब गए। इसी सैलाब के असरात कहत साली, भूख, अफलास, महंगाई की वजह से जो जन्म लेने वाले एहतजाज, और उस पर क्या हुआ कि एहतजाज जब हुआ तो हुकूमती पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ शुरू की, जिनकी बुनियाद पर मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियाद बनी और वो हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। हमारा मौजू चूँकि बुर्ज हमल में लगने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण है, तो आगे बढ़ते हैं। और 1970 में 1977 में 18 अक्टूबर को 28 डिग्री और 18 दकीका पर लगने वाला सूरज ग्रहण जो है उसके असरात देखें तो यहाँ भी इंतखाबात, धांधली, एहतजाज, और फिर चंद दिन बाद 5 मई 1977 को यानी 77 को जनरल ज़िया उल हक का मार्शल लॉ आपको नज़र आएगा। और इससे आगे फिर चले 1986 में
तो बुर्ज हमल में जो लगने वाला सूरज ग्रहण है वो 19 डिग्री पर हुआ था, जिसके फौरी नताइज में बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी थी, अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ, इंतखाबात और सियासी आज़ादियों के लिए एहतजाजी तहरीक चली। मियाँ नवाज शरीफ का पहली बार वज़ीर आला पंजाब बनने का वाक़या भी इसी दौरान ही, इसी ग्रहण के असरात के तहत ही रूनमा हुआ। अब यहाँ भी एक नई क़यादत, नौजवान क़यादत, एक तरफ बेनज़ीर थी और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब सामने आए, दोनों ही नौजवान थे। तमाम फैसले नौजवानों के हाथ में, जिसके नताइज जो थे उसकी वजह से जमहूरियत और इंतखाबात की राह हमवार हुई। इसी तरह 8 अप्रैल 2005 का 19 डिग्री पर बुर्ज हमल में लगने वाला सूरज ग्रहण भी दुनिया में अजीम बर्बादी का सबब बना, जिसमें सुनामी की वजह से दुनिया के कई ममालिक में बेतहाशा तबाही, लातादाद अमवात हुई। पाकिस्तान में भी बड़ा दिलखराश वाक़या है जब ज़लज़ला आया, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो अल्लाह को प्यारे हो गए, सैकड़ों देहात और कई शहर सफास्ती से मिट गए। पाकिस्तान की पूरी सूरत हाल पे, नफ्सियात पर भी, जो इसकी हिस्ट्री पर इस वाक़े ने बहुत ज़्यादा अनमिट जो है ना वो नकूश छोड़े। आज तक हम उस ट्रांस से बाहर नहीं निकल पाए। इस ग्रहण के अगले साल 2006 में मुरतब होने वाले असरात के तहत रूनमा होने वाले हालात वाक़यात में बर्ड फ्लू जैसी वबा आई, सेनेट के इंतखाबात आए, इंटरनेट साइट्स पर पाबंदी आई, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, दहशत गर्दी का फ़रोग हुआ और एक अजीम बलोच रहनुमा अकबर बुख्ती जो थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको मार दिया गया। और अगर आखिरी सूरज ग्रहण को देखें, जो कल ही की बात है, जो ये 20 अप्रैल 2023 को रूनमा हुआ, जिसके फौरी बाद ही 9 मई का वाक़या हो गया, ये तो पिछले साल की बात है। और मौजूदा ग्रहण के जो सामने आने वाले असरात हैं, ये अगले 3 सालों में आपके सामने आ सकते हैं और आप उसको बड़ा गौर से ज़रा देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत कुछ उसमें आपके लिए सामने आएगा। पाकिस्तान के ज़ायका के 12वें घर जो है ना, चूँकि बुर्ज हमल में जब भी सूर्य ग्रहण लगा है, बुर्ज हमल के मालिक मरीख की पिछले सालों में, पिछले अरसे में जो भी खुफिया पोशीदा कार्रवाइयाँ, सरगर्मियाँ, जो 2 नंबरियाँ होती हैं ना, तो वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और अगले 3 साल तक यही हालात जो है ना वो जारी रहते हैं। इल्म नजूम में बुर्ज मीज़ान का ताल्लुक हकीकी तवाज़ुन, हम आहंगी, कोऑर्डिनेशन और स्वार्थकारी से है, जबकि बुर्ज हमल का ताल्लुक साबित कदमी, अमल और बाज़ औक़ात तनाज़ात से भी होता है। जब बुर्ज हमल मरीख के ज़रिए इक़्तिदार जारहानाई इक़दामात करता है तो मीज़ान का असर तवाज़ुन और इत्तदाल बरकरार रखने में, उसको बैलेंस करने में मदद फराहम करता है। 8 अप्रैल 2024 को बुर्ज हमल में चूँकि सूरज ग्रहण के तनाज़ुर में बुर्ज मीज़ान का असर मरीख की जारहियत के मुख्तलिफ मनफी असरात को कम करने में मदद कर सकता है। मुनसिफ़ाना ताअवुन और सफारतकारी पर मीज़ान के असरात पाकिस्तान को किसी भी ऐसे मसले को हल करने की तरगीब दे सकते हैं या पुश कर सकते हैं जिसमें जारहानापन या मुहिम जोई पर मबनी इक़दामात जो है ना वो वैसे हो सकते हैं। ये असरात पाकिस्तान को ज़्यादा मुतवाज़न या सफारती अंदाज में इन तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश करने और दूसरों के साथ, ये अवाम भी हो सकती है, ममालिक भी हो सकते हैं, अपने ताल्लुकात में हम आहंगी पैदा करने के लिए जो जारी कोशिशें या कोशिशें करने के लिए तरगीब दे सकते हो, उसके अंदर जज्बात को उभार सकता है। अब बुर्ज मीज़ान का ताल्लुक बार बार इसलिए हो रहा है कि ग्रहण के दौरान राहु बुर्ज हमल में और केतु बुर्ज मीज़ान से मुत्तसिल होगा, तो इसलिए ये दोनों बुरूज जो इन्हीं का जिक्र इसके मामले में आएगा। ये टेक्निकल थोड़ा सा मामला है, इसको समझ लीजिएगा। मजमूई तौर पर अगर बुर्ज हमल चैलेंज होते हैं उनका या तनाज़ात का बाइस बनता है, तो जो मीज़ान जो है उसके असरात जो हैं पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निपटने में या उनका सामना करने में ज़्यादा मुतवाज़न और हम आहंगी इख्तियार करने के लिए अमली कोशिशें जो आप करेंगे उसमें मदद फराहम करेगा। अगर पिछले सूरज ग्रहण के जो हुआ है पिछले 3 सालों के दौरान इख्तियार करदगा जो पॉलिसियाँ थी और उनके तहत अमली इक़दामात जो हुए, उसके नताइज हमने ग्रहण के बाकी 15 सालों से भुगते हैं और अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन अवाम जो हैं वो यकीनी तौर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन या तहलील नफ्सी या ज़ाती जो और उनकी सोच है, फिज़िकली भी और सोचों के हद तक और अपनी प्लानिंग के हद तक जो है ना वो बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरी है और जिसके मुज़ाहरे भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब बस इख्तिताम की तरफ पहुंच गए। अब 18 साल ख़त्म होने के बाद 2023 में बुर्ज हमल में ग्रहण लगने के बाद पाकिस्तानी कौम जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है, जिस तब्दीली से गुजरी है और उसके असरात अगले 3 सालों तक जारी रहेंगे। इसके बाद बकिया 15 सालों तक हम इसी हदफ या मंजिल की तरफ सफ़र करते रहेंगे जिसका तयन हम इन्हीं 3 सालों में करेंगे। अब ये हम पर मुनहसर है
डिपेंड करता है कि हम इन 3 सालों में कितनी जद्दोजहद करते हैं, मुस्बत सोचों और सीधी मगर कामयाबी पर मबनी मंजिल की जानिब सफ़र करते हैं, तो हमारा सफ़र यकीनी तौर पर हकीकी तरक्की और आज़ादी का होगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए मौजूदा या दरपेश हालात का सही और दुरुस्त तजिया करना इंतहाई ज़रूरी होगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे चूँकि बुर्ज मीज़ान जो मीज़ानी अफराद हैं या मीज़ान के जो असरात हैं वो पाकिस्तान को दुरुस्त डायरेक्शन पे ले जाने के लिए हमारे लिए इतने ज़्यादा अहम है इस वक्त, चूँकि एक तरफ बुर्ज हमल की जो मारकुटाइयाँ हैं, जो कुछ भी असरात हैं वो चल रहे हैं, दूसरी तरफ बुर्ज मीज़ान का। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इमरान खान का जो ताल्लुक़ है वो भी बुर्ज मीज़ान से है। अब मैं क्या कहूँ, आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने जो सारी तमहीद बांधी है आप उसका नतीजा आप खुद अखज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था खान साहब की अभी, तो इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तो खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इसमें होगा, चूँकि ग्रहण जो है वो डायरेक्ट उनकी ज़ात को भी जो है ना इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उनको सबसे ज़्यादा जो असरात आएंगे ज़ात से मुतल्लिक़ जो होते हैं, तो वो बंदे की अपनी सेहत से, अपने जिस्म से मुतल्लिक़ जो मामलात होते हैं, तो उससे उनकी सबसे ज़्यादा क्या होता है, बीमारी, तकलीफ़। तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा अगर एहतियात करनी है, तो पिछली 2-3 वीडियोस में भी ये कह चुका कि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आएगी खान साहब को तो उनकी सेहत के मामलात होंगे, बाकी कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ों को वो खुद हैंडल कर लेंगे। और पाकिस्तान के लिए उनका वजूद इस वक्त क्यों ज़रूरी है कि बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ होने की वजह से एक ख़ास बात जो है वो इन ग्रहणों के वकूफ़ पज़ीर होते वक्त ना दुनिया के कई ममालिक में जो जंगें फैली हुई हैं या कुछ जंगें जो फैली हुई जंगें वो बढ़ सकती हैं या कुछ नई भी शुरू हो सकती हैं, तो वो इन्हीं ग्रहणों के असरात की वजह से होगा। अब ग्रहणों के असरात की वजह से एक और जो चीज़ है वो ये है कि नए नए आलमी मुआहदे जो है ना वो तय पाते हैं, पुराने इत्तेहाद ख़त्म हो जाते हैं, नए इत्तेहाद जो है ना वो तश्कील पाते हैं। याद रखिएगा कि अब पाकिस्तान जो है वो भी अमरीकी चुंगल से निकल के नए आलमी मुआहदों का हिस्सा बनने जा रहा है। और खान साहब की अलहदगी की भी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इन्होंने और वक्त से पहले तो ये काम शुरू कर दिया था ज़रा, तो अब टाइम आ गया है तो आप उसका देखिएगा प्रॉपर उसका रिज़ल्ट क्या आता है सामने। तो ये जो मुआहदे होते हैं ये आलमी होने के साथ साथ इलाकाई मुआहदे भी होते हैं कि हम किस खित्ते में हैं, तो उस खित्ते के मुआहदे मुमालिक के दौरान मुख्तलिफ मुमालिक की शक्ल सूरत भी बदलेगी और कई एक का तो वजूद ही मिट जाएगा। ये भी याद रखिएगा, अगले 3-4 साल में ये भी आपको देखना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि पाकिस्तान को भी अपनी सालमियत बरकरार रखने के लिए ना सिर्फ जो है ना वो सख्त मेहनत और मुशक्क़त से काम लेना पड़ेगा, बल्कि उसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। अब ये हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान की बात होती है तो हम पाकिस्तानियों की बात होती है, तो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। अगर हमने ये सब काम दयानतदारी और खुलूस नीयत से ना किए तो हमारा वजूद ना सिर्फ ख़तरे में पड़ जाएगा बल्कि हमारे लिए अपनी सालमियत बरकरार रखना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने अपनी डायरेक्शन सही कर ली, फ़ैसले सही कर लिए, अपने जो भी मुआहदे हैं या जो भी सिलसिला है हमारा प्रैक्टिकल वे है वो अगर हमने सीधी तरफ चल पड़े हम, तो अगले 15 सालों में इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की की मेराज पे बैठे होंगे। जो हमारे बुज़ुर्गों का, बड़ों का या मेरे जैसे लोगों का जो ख्वाब था वो अगले 15 सालों में इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील पर पहुँचेगा और पाकिस्तान एक अजीम ताकत बन के उभरेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर फ़ैसले गलत हो गए और अगर ये ज़ोर आज़माई और जंग जदल और ये टसल जो है वो जारी रही, तो इसका जो नतीजा होगा वो किसी ग्रुप, किसी मज़हब, किसी हिस्से के लिए, किसी भी खित्ते के लिए, पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, किसी ग्रोह के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें आने वाली जो मुश्किलात हैं या हालात व वाक़यात की जो तकलीफ़ है उससे महफूज रखे और हमें अक्ल शऊर दे, फ़हम फ़रासत दे कि हम जो है ना अपने नौजवान जो हमारी यूथ पावर है उसको यूज़ करके अच्छे फ़ैसले करें और अपने आप को आगे ले जा सकें। आमीन। तो इसके साथ ही ये आज की बात जो है ना ग्रहण का जो जिक्र था वो ख़त्म करते हैं। आमिर मियां और स्टोव को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।